हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार जल्दी से भैया कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? बिल्कुल भाई। कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सारे लोग शुरुआत कर देते हैं और उसके बाद में बंद कर देते हैं। शायद ऐसा ही आपने सोचा होगा कि पता नहीं गुरुजी ने एक पेपर कराया था और गायब हो गए। कल थोड़ी सी मेरे एक मित्र की शादी थी, बहुत खास मित्र था हमारे साथ में, बहुत लंबे समय तक वो टीचर रहे हैं। तो कल इसलिए कल मैं पेपर नहीं करा पाया था। एक दिन जो मेरा मिस हुआ है उसको हो सकता है कि मैं कल रविवार के दिन उसकी पूर्ति कर दूंगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आवाज वगैरह ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है? माई विलेज करौली, गुड इवनिंग, राम राम। कल क्लास क्यों नहीं हुआ? कोई बात नहीं भाई। पूरन भाई, बस्सी, अंकित, सबको नमस्कार। लक्ष्मण सैनी जी गुड इवनिंग। एक बार भैया जल्दी से थोड़ा सा एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, बाकी का फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमने जिम्मेदारी ली है 2024 के 62 पेपरों की। जी हां दोस्तों, 2024 के अंदर रेलवे ने कुल 62 पेपर करवाए हैं, जिसके अंदर लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई और आरपीएफ की एग्जाम शामिल है। इन 62 पेपरों के अंदर साइंस के कुल मिला के 1800 से ज्यादा क्वेश्चंस है। और इन 1800 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं एक एक करके। आज पेपर नंबर 2 है। ये लोको पायलट का दूसरा पेपर है दोस्तों। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आप अपने दिमाग के अंदर एक बात फिक्स कर लो कि ये जो पेपर करा रहा हूं ना, ये पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 1800 जो क्वेश्चन है ना, इनमें से 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी नौवीं 10वीं के हैं। बहुत शानदार रिवीजन होगा और एक एक करके पूरे क्वेश्चनों को मैं बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आपका रिदम बना रहे, आपका साथ बना रहे, और मैं भी आपके साथ साथ आगे बढ़ता रहूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रुप डी के जो 99 पेपर है 2022 वाले, उनको मैं अलग से कराऊंगा। ग्रुप डी 2022 के जो 99 पेपर है, उसकी भी क्लास में बीच बीच में लगाता रहूंगा। पेपर तैयार कर लिया है। हो सकता है कि कल ग्रुप डी का एक पेपर मैं आपको करा दूंगा। तो साथ के साथ 2022 वाले जो पेपर है ग्रुप डी, उसको भी देखते चलेंगे, है ना? तो अच्छे रहो, खुश रहो, और पेपर स्टार्ट कर देता हूं। दोस्तों, मेरा एक लाइव बैच चल रहा है डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर। जी हाँ, एकदम नया बैच है। चाहो तो आप इस लाइव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस लाइव बैच की जो क्लास है शाम को 6 बजे होती है, और इसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों लाइव पढ़ाऊंगा। फीस 399 रुपए है, एक साल की वैलिडिटी है। पूरा बैच लाइव होगा, और लाइव के साथ साथ इसमें मैं 200 घंटे का रिकॉर्डेड क्लास भी डाल चुका हूं। चाहो तो आप केवल रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, जिसकी फीस 299 है। अगर आप लाइव बैच नहीं लेना चाहते तो 299 रुपए में आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये मेरा बायोलॉजी का बुक है, हाथ से लिखा हुआ। जी हाँ, एकदम डिटो, पूरा हाथ से लिखा हुआ है। शानदार किताब है, एक बार पढ़ के देख लेना, मजा आ जाएगा। ये फिजिक्स केमिस्ट्री का किताब है, हाथ से लिखा हुआ। दोस्तों, इन सब के लिए आपको प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड करना है। वहीं पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और ये रहा लोको पायलट 2024 का पेपर। लोको पायलट 2024 का ये पेपर है, 25/11/2024 सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं आपको कराऊंगा। और भैया, लोको पायलट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 20। क्लियर कर देता हूं, लोको पायलट के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनको डिटेल से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो,
पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़ा काम का क्वेश्चन है। जिसके भी ये पेपर आया होगा, हो सकता है कि किसके आया है ये पेपर, बताओ मुझे पहले एक बार कमेंट करके, किस किस के ये पेपर आया था, किस किस ने दिया है ये पेपर। चलो पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन कक्षा 9वीं के पहले चैप्टर से लिया गया है। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं का जो पहला चैप्टर है मैटर, पदार्थ, उस पदार्थ वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया है। मेरी बात को सुनिए प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी और 5वीं अवस्था को अभी छोड़िए। पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और जैसे मेरे पास एक ठोस पदार्थ है, एक द्रव है और एक गैस है, उनके कणों के बीच, ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए, क्वेश्चन को तो बाद में कर लेना। ये कोई पदार्थ है दोस्तों, आपने सुना होगा कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जी हां, पदार्थ जो है, अरे उत्तर बाद में देख लेना, पहले मेरी बात को सुन ले भाई प्लीज। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब बात यह है कि पदार्थ के जो कण है ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ये क्वेश्चन की लाइन है इसमें, पदार्थ के जो कण है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को खींचते हैं। दोस्तों जैसे कोई ठोस पदार्थ है तो उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो ज्यादा होता है। द्रव है, द्रवों के बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। और गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो और कम होता है। वो यही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कथन नंबर 1, स्टील, स्टील के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करेगा। स्टील, स्टील के कणों के बीच, स्टील नहीं, हर पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है दोस्तों। इसके बाद आकर्षण बल, स्टील के कणों के बीच कमजोर बल उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। गलत है, ये गलत है, ये गलत लाइन लिखी हुई है यहां पर। प्यारे विद्यार्थियों, स्टील के कणों के बीच कमजोर बल नहीं होता है, इसका आंसर वी है। स्टील के कणों के बीच कमजोर आकर्षण बल नहीं होता है, स्टील के कणों के बीच में ठोस आकर्षण बल पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा, स्टील के कणों के बीच प्रबल बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, चाहे हम कितनी भी प्रबलता का हो। इसके बाद स्टील के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग दूरी में अलग अलग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी जो पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल पाया जाता है, एक आकर्षण बल पाया जाता है। तो अगर वो ठोस पदार्थ है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, प्रबल होगा और मजबूत होगा। यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा गलत नजर आ रहा है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं गुरुजी क्लास का पीडीएफ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दीजिए। क्लास अभी तो खत्म हुई है, कर दूंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो एक बार इस क्वेश्चन का क्या जवाब है, मजा आएगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 2, गलत कथन का चयन करना है। जितने भी भाई लाइव है एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए। भैया आए हुए क्वेश्चन है, अपनी तरफ से नहीं बनाए, सरकार ने बनाए हैं ये क्वेश्चन। आप तो बस ये देखो कि ये क्वेश्चन आप पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए मेरे भाई मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपने इकोलॉजी इकोसिस्टम का पार्ट पढ़ा है, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का ये लास्ट पार्ट है मेरे भाई। ये उत्पादक, उत्पादक होता है। इसके यहां पर हम लिखते हैं T1, प्राथमिक पोषी स्तर, प्राथमिक पोषी स्तर। यह है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता पर हम लिखते हैं T2, द्वितीयक पोषी स्तर। इसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता,
द्वितीय उपभोक्ता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके सामने हम लिखते हैं T3, तीसरा पोषी स्तर। इसके बाद में तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, लेकिन इसके सामने ये पोषी स्तर नंबर 4 होगा। और इसके बाद आता है हमारा अपघटक। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना एक बार, अपघटक को साइड में रख दो। अभी अभी जो बात चल रही है ना, एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो उत्पादक होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा, हमेशा शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता निम्न स्तर का मांसाहारी होता है, निम्न स्तर का मांसाहारी होता है। इसके बाद में तृतीय उपभोक्ता ये उच्च स्तर का मांसाहारी होता है, उच्च स्तर का मांसाहारी होता है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझ लेना, मैं 100% कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार फिर एग्जाम के अंदर दिखाई देगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए पहले ऐसे समझो मेरे भाई, पहले इसको हिंदी में समझो। सबसे पहले यहां उत्पादक आता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। फिर हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, ये नंबर डाल दिया हमने T1, T2, T3 और T4। समझने इस क्वेश्चन को, तुक्का क्यों मार रहे हो? अगर आपके पास कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की किताब है तो इसका लास्ट चैप्टर है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। ऐसे के ऐसे ही लाइन लिखी हुई है, सेम डिटो लाइनें लिखी हुई है। थोड़ा समझने की कोशिश तो करिए इस क्वेश्चन को मेरे भाई। अब यहां देखो, यहां देखो, पहले ये देखो कि छोटे मांसाहारी क्या कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे मांसाहारी ये है तृतीय पोषी स्तर। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर, ये तो सही है, ये तो सही है दोस्तों, ये सही है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता ये है द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं। इसके बाद में स्वपोषी, स्वपोषी ये रहे स्वपोषी उत्पादक, ये है पहला पोषी स्तर। स्वपोषी जो होता है ये प्रथम पोषी स्तर होता है दोस्तों। तो यहां पे ये डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर नहीं होता है दोस्तों। चतुर्थ पोषी स्तर के अंदर उच्च मांसाहारी आते हैं, उच्च मांसाहारी आते हैं, उच्च मांसाहारी आते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझ के निकलो भाई, अगर समझ के नहीं निकलोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन को टिक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या वो क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आता है? क्या उसका हर एक कंसेप्ट आपको पता है? इसलिए मेरा भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं, इनको आप सीख के निकलिए क्वेश्चन को। वापस समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो इस क्वेश्चन के ऊपर अगर 10 मिनट भी बैठा रहूं ना तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि छपता ही जाएगा, छपता ही जाएगा। सुनिए, आपने उत्पादक का नाम सुना है? ये हमेशा उत्पादक जो होगा वो हमेशा स्वपोषी होगा, अपना भोजन खुद बनाते हैं, पेड़ पौधे घास। प्राथमिक उपभोक्ता, सुनिए लाइन को याद करिए, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी लेना है। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी लेना बहुत काम में आएगा। ये जो बात आज बोल रहा हूं ना, ये आपको याद आएगी परीक्षा के दिन। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जहां पर भी हो, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी लेना है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शाकाहारी लेना, शाकाहारी लेना है। इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में हल्के मांसाहारी, कुत्ता बिल्ली हल्के मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता में थोड़े बड़े मांसाहारी ले लेना। प्यारे विद्यार्थियों, तो प्लीज इसका नंबर डाल दिया। अब देखो, ये तो मैंने बात बता दी। अब इनको क्या नंबर दिया है? ये है प्राथमिक पोषी स्तर,
दूसरा पोषी स्तर, तीसरा पोषी स्तर, चौथा पोषी स्तर। विस्डम कोचिंग सेंटर भाई, यू आर बेस्ट टीचर। थैंक यू मेरे भाई। सीखो पढ़े सीखते चलो धीरे धीरे ना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो कोई पूछे नहीं क्वेश्चन कहां से आ रहे, तो उनको ये बताना प्लीज मेरे कहने से, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 9 लेसन नंबर 1 से है। ये क्वेश्चन क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस लेसन नंबर 14 से, लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, लेसन नंबर 14 से है, लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर से है। फिर आपको भी पता लग जाएगा ये क्वेश्चन कहां से आ रहे। ये आ गया हमारा विद्युत धारा वाले चैप्टर से, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का विद्युत धारा वाला चैप्टर से क्वेश्चन लिया है। देखिए 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध आर है, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों छोटा क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज इसको आप कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन भले ही छोटा लग रहा होगा लेकिन आप कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को। प्यारे विद्यार्थियों एक सूत्र है, गांठ बांध के अपनी जेब में रख लो। प्रतिरोध आर बराबर रो एल अपॉन ए, सुना है ये फॉर्मूला। प्रतिरोध आर बराबर रो, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। ये प्यारे विद्यार्थियों इस फॉर्मूले से मैं ये कह सकता हूं कि प्रतिरोध जो है ना वो लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। जी हां, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। दोस्तों यहां से मैं इस फॉर्मूले को ऐसे सेट कर सकता हूं, मैं यहां पे दो प्रतिरोध ले सकता हूं R1 और R2, ये समानुपाती में है, इसलिए लंबाई भी पहली लंबाई के सामने पहला, दूसरी लंबाई के सामने दूसरा। इस कंसेप्ट को थोड़ा सीख के निकलो। दोस्तों एक छोटी सी बात सीखिए, अगर कोई चीज समानुपाती में होती है तो हम यहां पे दो प्रतिरोध बना रहे हैं। तो अगर कोई चीज समानुपाती में होती है तो पहले प्रतिरोध के सामने पहली लंबाई रखना है और दूसरे प्रतिरोध के सामने दूसरी लंबाई रखना है। अगर ये चीज कोई व्युत्क्रमानुपाती में होती है, विलोम अनुपाती में, तो फिर चीजें उल्टी हो जाती है। प्लीज एक मिनट रुक जाइए ना यार। अगर मैं ये कहूं इस कंसेप्ट को सीखना काम में आएगा मेरा भाई, कोई नहीं सिखा रहा। आपको पता है कि प्रतिरोध R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। यहां से आप कह रहे हो कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर कोई चीज समानुपाती है तो हमने पहला प्रतिरोध बटे दूसरा प्रतिरोध, दो प्रतिरोधों की तुलना करा रहा है, तो पहले के सामने पहली लंबाई, दूसरे के सामने दूसरी लंबाई। अब एक कंसेप्ट और सीखो, यहां पर एक कंसेप्ट और सीखो फिर मुझे बताना। मैं यहां से बोलूंगा कि प्रतिरोध जो है ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कोई चीज, भाई इसको सीख ले बाकी तेरी मर्जी है, अगर कोई चीज व्युत्क्रमानुपाती में है तो जब आप दो प्रतिरोध लेते हो, प्रतिरोध R1 और R2, तो मेरा भाई सुन इस बार, यहां चीजें व्युत्क्रमानुपाती में है तो इस बार दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऊपर और पहला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नीचे लिया जाता है। इस कंसेप्ट को सीख जाओ, बहुत हेल्प मिलेगी दोस्त। ग्रुप डी का पेपर भी बीच बीच में कराऊंगा, हो सकता है कि एक ग्रुप डी का पेपर कल करा दूंगा मैं आपको। तो 62 पेपर ये है, 99 पेपर 2022 के है। एक एक करके मैं आपको बीच बीच में कराता जाऊंगा, धैर्य रखोगे मैं मेरी तरफ से अपनी कमी नहीं छोड़ूंगा।
बस आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। इस कंसेप्ट को एक बार सीखिए ना यार, क्या कर लोगे। मैं 20 क्वेश्चन को अगर टिक करूं ना, कहीं 20 क्वेश्चन में टिक कर दूंगा, टिक ही करना होगा, तो टिक करने से थोड़ी काम चलेगा। ये कंसेप्ट को पकड़ो। अगर कोई चीज समानुपाती में है तो पहले के सामने पहला, दूसरे के सामने दूसरा। अगर कोई चीज व्युत्क्रमानुपाती में है तो पहले के सामने दूसरा चलता है और दूसरे के सामने पहला चलता है। ये कंसेप्ट सीखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में बोला है 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है। जैसे मैं यहां पर प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R मान लू, ठीक है, पहले का, और दूसरे का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पहले की लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर है पहले की लंबाई, और दूसरे की लंबाई आप कर रहे हो 5 मीटर, 5 मीटर। पहले प्रतिरोध के सामने पहली लंबाई, दूसरे प्रतिरोध के सामने दूसरी लंबाई। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो देखो R इंटू 5 हो जाएगा और R2 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है R2, ठीक है ना। जब R2 ज्ञात करना है तो R इंटू 5 बटे 10, उत्तर होगा R बटे 2। कितना हो जाएगा, ठीक है ना, R बटे 2 हो जाएगा। मतलब एक तरह का 0.5 हो जाएगा। हाँ 0.5 बोल लो ना, क्या दिक्कत है, 0.5 बोल लो, R बटे 2 बोल लो, एक ही बात है। या आप इसको 0.5 बोल सकते हो, 0.5 R कह सकते हैं। ये है इसका क्वेश्चन का जवाब। डी लाया होगा। नहीं नहीं नहीं, आधा हो जाएगा ना। अरे भाई 5 में 10 का भाग दे दो, आधा हो गया, 0.5 R आएगा। एक इसका छोटा सा देसी जुगाड़ ऐसे भी बोल सकते हो आप। एक देसी जुगाड़ बताऊं आपको। आपको पता है कि प्रतिरोध जो है ना वो लंबाई के समानुपाती होता है। इधर देखो एक देसी जुगाड़, देसी जुगाड़, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दोस्तों यहां पे लंबाई कितनी थी, 10 मीटर, 10 मीटर लंबाई थी। लंबाई जब 10 मीटर थी तो प्रतिरोध था R, ठीक है। अब लंबाई को 5 मीटर कर दिया, लंबाई को आधा कर दिया, लंबाई को आधा कर दिया तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। यदि लंबाई आधी करी तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। पहले एक था तो 0.5 हो जाएगा, पहले एक था तो 0.5 हो जाएगा। यहां प्रतिरोध एक है ऐसे समझो, तो अब ये एक है प्रतिरोध, तो यहां पे 0.5 R हो जाएगा। प्रतिरोध भी आधा, लंबाई आधी तो प्रतिरोध भी आधा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का धातु अधातु वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया है। कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में, चित्र भी दिया हुआ है इसका, तो कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। मेरे भाई हमें कॉपर प्राप्त करना है, कॉपर प्राप्त करना है, तो कॉपर प्राप्त करने के लिए जो विलयन लिया जाता है वो विलयन होता है कॉपर सल्फेट का। भाई कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो यहां पे कॉपर +2 और सल्फेट -2। अब बस थोड़ा सा ये ही पूछा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछा कि कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर हम यूज करेंगे कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो ये दो आयंस में टूटेगा, कॉपर प्लस और सल्फेट -2। सही है इसका जवाब। ये कैथोड पे चला जाएगा, कैथोड बाड़ी छड़ पे, और ये एनोड पे जाता है। हाँ जी हाँ, वहां पे आपको कैथोड और एनोड की छड़ लगानी पड़ती है, कैथोड और एनोड की छड़ लगानी पड़ती है भाई साहब यहां पर।
बायो के क्वेश्चन है दोस्तों, बायो के भी है क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन पीएच के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले कणों को दर्शाता है? ये मैं एक बार क्वेश्चन को सही कर दूं, प्लीज इस क्वेश्चन को मैं सही कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, सुनिए एक बार, निम्नलिखित में से, पहले इसको सही कर दूं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, सुनो एक बार पहले, कौन सा विकल्प, पहले क्वेश्चन को सही कर लो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में, थॉमसन के परमाणु मॉडल में, थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले, थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अब परमाणविक, अब परमाणविक, अब परमाणविक, अब परमाणविक, परमाणविक कणों को दर्शाता है, अब परमाणविक कणों को दर्शाता है। यह है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को सही करो पहले तो, प्लीज, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, एक बार क्वेश्चन को सही करो। एक बार क्वेश्चन को सही कर लो। भैया इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये एरर आया है, इसको मैं सही करा दूंगा आपको भेजने से पहले। हाँ भैया, दोस्तों आपने कक्षा 9वीं के अंदर जब परमाणु पढ़ा होगा तो वहां है परमाणु मॉडल। पहला परमाणु मॉडल दिया था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसमें यह कहा गया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से विचलित करते हैं जैसे किसी तरबूज में बीज लगे हो। प्यारे विद्यार्थियों, जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसे हम, आएगा ये क्वेश्चन, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है, ऐसा आपने पक्का पढ़ रखा होगा। अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अब परमाणविक कणों को दर्शाता है? अब परमाणविक कण कौन से है? तो यहां पर अब परमाणविक जो कण होता है वो होता है हमारा कौन, इलेक्ट्रॉन। अब परमाणविक कण कौन है? यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन एकदम सीधा है, आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्त्राव नहीं करती है? सीधा क्वेश्चन है भैया, जवाब दे दीजिए जल्दी से। सर आपका रिकॉर्डेड बेस से बायो क्लियर हो गई है, मेरी अब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना बाकी है। पढ़ डाल मेरे भाई, जल्दी पढ़ डाल, समय भी कम है। और भैया ये रेलवे का कोई पता नहीं है कौन सी परीक्षा कब हो जाए। कल भी क्लास होगी, जितने भी भाई आज लाइव ले रहे मेरे भाइयों, कल भी क्लास होगी। और आप कहो तो मैं बीच बीच में ग्रुप डी के भी पेपर कराता चलूं ताकि पता लग जाए कि ग्रुप डी में क्या आया था और नया क्या आ रहा है, ग्रुप डी में क्या आया था नया क्या आ रहा है। अगर आपका मैसेज आ जाए तो एक एक दो दो पेपर बीच बीच में ग्रुप डी 2022 के भी करा लूं। खतरनाक पेपर है, खतरनाक वाले पेपर थे 2022 के, कल भी पेपर होगा, है ना। तो बीच बीच में मैं आपको, इधर तो ये 62 पेपर तो कराऊंगा ही, इधर बीच बीच में मैं आपको ग्रुप डी के पेपर भी कराता चलूं ताकि हमारा थोड़ा थोड़ा माहौल बन जाए। प्यारे विद्यार्थियों सुनिए, सुनिए 10-15 क्वेश्चन। आमाशय, मेरे भाई आमाशय ये रहा, ये एक आहार नाल का पार्ट है आमाशय। आमाशय की जो आकृति है, 10-20 क्वेश्चन सुन लीजिए। आमाशय की जो आकृति है ये अंग्रेजी के जे के जैसी होती है। जी हाँ, आमाशय की आकृति अंग्रेजी के जे के जैसी होती है। और आमाशय के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियों का आवरण पाया जाता है जिससे प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जठर रस निकलता है। इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्त्रवण होता है।
इन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस जठर रस के अंदर HCl होता है, इस जठर रस के अंदर रेनिन एंजाइम होता है, इस जठर रस के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है, और इस जठर रस में जठर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। जठर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। इस जठर रस में क्या नहीं होता? इस जठर रस में लार क्या क्या मतलब है? सीधा क्वेश्चन है, लेकिन फिर सुनिए, टारगेट उत्तर देना नहीं है, टारगेट है उसकी आसपास की चीजों को सीखना। प्यारे भाई, आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, उससे निकलता है जठर रस। जठर रस का पीएच का मान कहीं ना कहीं आएगा, 1.5 होता है। जठर रस का पीएच का मान 1.5 होता है, और ये प्रबल अम्लीय होता है। जठर रस जो है ना, वो प्रबल अम्लीय होता है मेरे भाई। जठर रस के अंदर एक तो HCl होता है, रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, जठर लाइपेज। HCl हाइड्रोक्लोरिकम, रेनिन एंजाइम केवल बच्चों में निकलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने वाला मेन हार्मोन एंजाइम। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने वाला मुख्य एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम। गुरुजी, मेरे भाई का टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में हो गया है। रॉकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भाई का हुआ है। आप भी अपनी तैयारी जारी रखिए, आपका भी हो जाएगा। अब भाई मैं कोई, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने हमेशा मेरे चैनल पे यही बात बोली है, अरे मेरे भाई इसका फिक्स नहीं होता मियां खलीफा है, मियां खलीफा का जो जठर रस होता है ना, इसका पीएच का मान 1.2 से 1.5 तक लिख लो, और कुछ किताबें तो 3.5 तक भी लिखती है इसका पीएच का मान। तो पीएच एक्यूरेट नहीं होते जल्दी से, है ना। तो 1.2 ये लिख भेज रहा है ना, ये कहीं नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में फिक्स नहीं होता है इनका, लिख दिया। क्यों तैयारी कर रहा है तू? है बड़ी शौक है मियां खलीफा को प्रसिद्ध कर रहा है, यूट्यूब चैनल बना लिया मियां खलीफा। शर्म आनी चाहिए तुझे, क्यों जिंदा है? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? तत्व यौगिक मिश्रण, पाठ नंबर 2। पाठ नंबर 2, तत्व यौगिक मिश्रण। प्यारे विद्यार्थियों, मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, देसी भाषा में सिखा रहा हूं। समांगी मिश्रण का मतलब है जो चीज आपस में घुल मिल जाती है, अलग अलग दिखाई नहीं देती। जैसे पानी में नींबू डाला, क्या नींबू अलग से दिख रहा है कि नींबू है? अरे नींबू रस की बात कर रहा हूं। जैसे पानी में आपने 2 बूंद जैसे नींबू के रस की डाल दी, फिर उसके बाद में हमको अलग अलग थोड़ी दिखता है, ये पानी है, ये नींबू का रस है। ये मान लीजिए आपने पानी में चीनी घोल दी, बिल्कुल घोल दी एकदम परफेक्टली, तो हमको अलग अलग नहीं दिखती है, उसमें वो घुल जाती है। तो अगर कोई चीज पूरी तरह से मिश्रित है, इसका मतलब वो समांगी मिश्रण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण समांगी मिश्रण है, जल में घुली हुई चीनी, जल और तेल ये आपका विषमांगी। जल में तेल पूरी तरह से नहीं घुलता है, सीधा क्वेश्चन है, तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आपने ग्रुप डी के पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन आज फिर टेक्नीशियन के अंदर रिपीट हुआ है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ रेप्टाइल्स के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सीधा क्वेश्चन है, रट लिया होगा मेरे भाई साहब। बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनका लिंग का निर्धारण एक्स वायु से नहीं होके टेम्परेचर से होता है। जी हां, लिंग का निर्धारण नर होगा या मादा होगा, इसका निर्धारण टेम्परेचर से होता है, तापमान से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। जिनका तापमान, यदि टेम्परेचर कम है तो ऐसा कहा जाता है, अगर टेम्परेचर उस जगह पे कम है तो वहां पे नर का जन्म होगा, और यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे मादा का जन्म होगा।
रेप्टाइल्स के अंदर जैसे हमारा कछुआ आ गया, सर्प आ गया, घड़ियाल आ गई, छिपकली आ गई, घड़ियाल आ गया, घड़ियाल 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 आ गया, छिपकली आ गई। प्यारे विद्यार्थियों, रेप्टाइल्स सरीसृप, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब जैसे हमारा जो लिंग का निर्धारण होता है वो तो एक्स वाई गुणसूत्रों के मिलने से होता है, पता है ना। एक्स एक्स मिलता है तो लड़की का जन्म हो जाता है, एक्स वाई मिलते हैं तो लड़के का जन्म हो जाता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स है, जो सरीसृप है, रेंगने वाले जो जीव है प्यारे विद्यार्थियों, इनका लिंग निर्धारण जो होता है वो टेम्परेचर के अनुसार होता है। यदि वहां का टेम्परेचर कम है तो मतलब नर, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मादा का जन्म होता है। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। जितने भी भाई लाइव है, थोड़ा सा बस आपका मुझे लाइक दिख जाए ना तो बस मेरी आत्मा खुश हो जाती है ना। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करो, मैं मेरा काम कर रहा हूं, आपका काम है चीजों को सीखना। इससे ये पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करना है। बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एक बार पढ़ना भाई साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये यूट्यूब की दुनिया है, दो चार गलत कमेंट वाले भी आ जाते हैं, लेकिन कहां तक करेंगे, करने दो उनको भी अपनी है ना। अगर उनको लग रहा है कि हमारे कुछ गलत कमेंट करने से हम फेमस हो जाएंगे तो मेरा भाई कर ले तू गलत कमेंट, अगर तू फेमस हो जाए तो। मतलब गलत बहुत सारे होते हैं ऐसे। बाकी का मेरे भाई ये तो एजुकेशन का चैनल है, गलत कमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। तो मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके अंदर कुछ भी मानवता है तो ऐसे एजुकेशन चैनलों पे आके आप गलत कमेंट नहीं करें, बाकी आपकी मर्जी है। कहां तक ब्लॉक करे यार, इस ब्लॉक का डिब्बा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने तो फ्री छोड़ दिया है। बस इतना सा ही कहूंगा कि जो लोग मानवता रखते हैं ना, तो ये एजुकेशन चैनल है मेरे भाई, इस पे गलत कमेंट करके क्या करोगे। गलत कमेंट करने के लिए तो बहुत है, उनको कर लो यार। जो गाली दे रहे हैं, हम गाली थोड़ी दे रहे हैं, हम तो यार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। क्वेश्चन ये है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, सही है ये। भाई साहब, नर युग्मक होता है शुक्राणु, नर युग्मक होता है शुक्राणु, मादा युग्मक होता है अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु मिलना निषेचन कहलाता है, शुक्राणु अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नर जनन कोशिकाएं पराग कण द्वारा निर्मित होती है। जी हां, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम पादपों में जा रहे हैं, तो पादपों के अंदर ये नर जननांग है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, और इसके अंदर होता है ये पराग कोश। समझने की कोशिश करना, इस पराग कोश के अंदर होते हैं पराग कण, इस पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। जैसे हमारे अंदर शुक्राणु होते ना, इसी तरह से इनके अंदर होते हैं पराग कण। पौधों में क्या रहते हैं? पराग कण। तो नर जनन कोशिकाएं पराग कण द्वारा निर्मित होती है, नर जनन कोशिकाएं। ठीक है, ये भी। अगला, ये तीसरे पॉइंट को देखो एक बार। मादा युग्मक अंडाणु बढ़ती काग्र में उपस्थित रहता है, नहीं मेरे भाई। कल एक चित्र मैंने बताया था, जैसे ये है हमारा जायांग, जायांग। प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारा बढ़ती काग्र, ये है बढ़ती का, और ये है अंडाशय। अंडाशय के अंदर ऐसे समझ लो ये होता है बीजांड, बीजांड। और मेरे भाई, ये जो मादा युग्मक जो होता है ना, ये जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक मतलब अंडा, मादा युग्मक जो बनता है अंडा, ये बढ़ती काग्र पे नहीं होता मेरे भाई। ये अंडा जो है ये बीजांड के अंदर रहता है। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि गलत कथन कौन सा है, तो ये लाइन यहां पे गलत है। निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है। जी हां, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से,
शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निषेचन से हमें क्या मिलता है? तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। ये एक क्वेश्चन नहीं है, 5-5 क्वेश्चन है यहां पर, एक नहीं, यहां 5-5 क्वेश्चन है मेरे भाई। यहां पे सी गलत है। ये ना, ये मादा युग्मक जो अंडा होता है, ये यहां होता है बीजांड, अंडा यहां होता है बीजांड के पास। सूरज कुमार जी भाई गंगापुर से, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वालिटी में रख लो स्क्रीनशॉट लेके। ग्रुप डी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस में कल आपको एक ग्रुप डी का पेपर कराऊंगा, आप देखना ग्रुप डी के अंदर ऐसे भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको यहां मिलेगा। डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्पेस मत देना। डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। जितने भी पेपर मैं कराऊंगा उन सब का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। देखिए दोस्तों, पहले आप जवाब दो इसका, सबके सब जवाब दो, सब कर लो एक बार, पूरा अपना ताकत लगा के कर लो इसको, जल्दी से करो भाई करो। अंकित जी, अमित कुमार -20, राज मीणा -1, -1, बहुत बढ़िया। भरतपुर, बहुत बढ़िया भाई। सुनना इस क्वेश्चन को, समझना। समर जी 9839, हाँ भाई सुनो ना, इस क्वेश्चन को समझिए एक बार, थोड़ा समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, समय ही समय तुम्हारे पास। तो दोस्तों जब एक ही बार में समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो दर्पण से वक्रता केंद्र पर यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा सी पर। मेरे दोस्तों जो वास्तव में डाबरा सर का स्टूडेंट होगा, दिमाग में उसके एक बात घुस गई होगी कि यहां पे प्रतिबिंब कब बनता है, सी वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब कब बनता है। यहां बस सीख जाओ, यहां तुक्का नहीं चलेगा दोस्तों। सी पर प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु सी पर रखी होगी। स्थिति नंबर 3 की बात हो रही है, याद करो, स्थिति नंबर 3 की बात हो रही है। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पे होती है दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पे होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब भाई आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता -1 क्यों कहते हैं? माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है वास्तविक और उल्टा। जहां पर माइनस लगा होता है इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हुआ, और एक का मतलब है कि बिंब और प्रतिबिंब बराबर होंगे, बिंब और प्रतिबिंब क्या होंगे? बराबर होंगे। एक का मतलब है कि बिंब और प्रतिबिंब बराबर होंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा -1। बुला लो अपने मित्रों को और बता दो, सीख लो विज्ञान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवतल दर्पण की बात हो रही है। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है ना, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर बनता है, और वक्रता केंद्र सी पर जो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं 20/20 नहीं, ये आपको दूरी दे रखी है, नहीं नहीं 20/20 नहीं मेरे भाई, है ना, 1/1। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जब प्रतिबिंब बनता है, ऐसे सीखो, अगर सी पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, तो वास्तविक और उल्टे के लिए माइनस का चिन्ह आता है, फिक्स है।
अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा उसके लिए माइनस का चिन्ह आता है। प्लस किसके लिए आता है? आभासी और सीधा के लिए। आभासी और सीधा के लिए आता है प्लस। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूं, हमारी टीम बिल्कुल एक्टिव बैठी है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक ही कमेंट को आप बार बार नहीं करें, थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखा दीजिए। बस मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है ना। हमारी टीम बैठी है, वो आपको ब्लैकलिस्ट में डाल देगी, आप कभी जीवन में कमेंट नहीं कर पाओगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, जहां पर उचित हो वहां पर आप कमेंट कर लीजिए। दिखाने के लिए कमेंट मत करो कि नहीं मैं धह कमेंट गुरुजी मेरा भी नाम ले लीजिए, गुरुजी मेरा भी नाम ले लीजिए। ए भाई साहब, जिस दिन तेरी नौकरी लग जाएगी ना, तेरा नाम अपने आप हो जाएगा यार। मेरे नाम लेने से क्या होगा, है ना। तो लगे रहो, सीखते रहो। और अगर चैनल पे कोई नया भाई है, अगर चैनल पे कोई नया भाई है तो मैं उसको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर समय हो तो ये मेरा एक बैच है 299 का, कंप्लीट बैच है, रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें 200 घंटे की साइंस है। इस बैच के अंदर 200 घंटे की साइंस है। एक बार अपने पूरे जीवन पर ये 299 रुपए का दाव लगा ले। बहुत ड्रीम इलेवन तो हर दुनिया बनाती है, एक ड्रीम इलेवन 299 रुपए की बना ले। ये मेरी गारंटी है कि शायद आपको करोड़पति तो नहीं बने होंगे आप, लेकिन एक ड्रीम इलेवन यहां लगा दे 299 की, एक टीम यहां बना दे, और मैं कह रहा हूं आपको इतनी विज्ञान सीखने को मिलेगी ना कि आपकी ये भरपाई हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। रिकॉर्ड है पूरा साइंस, 299 में 200 घंटे की विज्ञान आपको दे रहा हूं। डेमो देख ले, 8 घंटे 10 घंटे की डेमो क्लास देख ले, फिर उसके बाद में खरीदना। लाइव भी चल रहा है, जी हां, लाइव बैच भी चल रहा है। आज केमिस्ट्री की पहली क्लास हुई थी, दूसरी क्लास बिल्कुल लाइव बैच चल रहा है, नया एकदम फ्रेश लाइव बैच, जीरो लेवल से। अगला क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, मजा आ जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। केमिस्ट्री कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 2 से क्वेश्चन उठाया है। कक्षा 10वीं के पाठ नंबर 2 से क्वेश्चन उठाया है प्यारे विद्यार्थियों। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस प्रभावित की जाए तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों बनेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, और इसके साथ साथ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा, और साथ में जल भी बनता है। संतुलित करने के लिए आप यहां पे दो कैल्शियम और क्लोरीन के सामने दो और लगा लो। कुछ नहीं है, कहानी ये है दोस्तों, जब बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो मेनली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, जिसको हम ब्रंजक चूर्ण के नाम से पुकारते हैं। ब्रंजक चूर्ण के नाम से पुकारते हैं, कैल्शियम क्लोराइड नहीं। इसमें तो भाई मेनली यहां पर देखिए, आपका भी उत्तर मैं सही मान लूंगा, लेकिन यहां पे इन लोगों का जवाब ब्रंजक चूर्ण है। ये ब्रंजक चूर्ण बनाने की प्रक्रिया है भाई साहब, एक बार और चेक कर देता हूं। इससे तो बनेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, मना नहीं करूंगा, 100% कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। लेकिन मेरा भाई आप सी से पहले उत्तर बी दे लीजिए, कंफ्यूजन में डाल सकते इस क्वेश्चन को। रेलवे ने आपको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट भी किए हैं, जी हां, लेकिन ये ब्रंजक चूर्ण बनाने की विधि है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये ब्रंजक चूर्ण बनाने की विधि है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है। मैं ये भी मना नहीं करूंगा कि ये नहीं बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बिल्कुल बन रहा है यहां पर, है ना। तो इसका जवाब ब्रंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
विशाल कुमार जी, एप्लीकेशन के अंदर एक डेमो का फोल्डर है, वहां पर आप देखिए मैंने लगभग 10 घंटे से ज्यादा की डेमो क्लास डाल रखी है। एप्लीकेशन डावरा क्लासेस जयपुर ऐप पर एक डेमो का अलग से फोल्डर है, वहां पर आपको डेमो क्लास मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे समझो। आपने एक नियम पढ़ा है ओरस्टेड का, पहले पेपर में भी था ऐसा क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया था, एक चालक तार लिया और उसमें धारा प्रवाहित की, तो वहां पर देखा गया कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि निम्न में से कौन सा उपकरण ओरस्टेड के नियम पर आधारित नहीं है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उस पर आधारित नहीं है? तो भाई, विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, यहां तीनों पर यह नियम लगेगा। विद्युत हीटर पर यह नियम नहीं लगता है। कल भी बात हुई थी, विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी पे काम करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये जो विद्युत हीटर है, चालक तार गर्म होकर क्या देगा? ऊष्मा देगा। चालक तार गर्म होकर क्या देगा? ऊष्मा देगा। ये तो जूल के तापन नियम बोल दो या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, हाँ, जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकती है तो हम आगे की ओर झुकते हैं, सबको पता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम जिसको हम गैलीलियो का नियम बोलते हैं, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जड़त्व की वजह से हम रुके रह जाते हैं और हमारा शरीर आगे की तरफ झुकता है। क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारे शरीर के जड़त्व की वजह से हम आगे की ओर झुकते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम, ध्यान से सुन लेना, ये लाइन वापस रिपीट होगी। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस लाइन को लिख लेना, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, फलों और बीजों में, बढ़िया क्वेश्चन है, गलत होने के चांस है भाई साहब इस क्वेश्चन के। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की सांद्रता ज्यादा होती है? हार्मोन तो आपको एक से ज्यादा नजर आ जाएंगे एक जगह पर, लेकिन फल और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की सांद्रता ज्यादा होती है? तो बीजों के अंदर अगर कहीं आपने सुना हो तो एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, ये कोशिका विभाजन और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन और उसकी वृद्धि के लिए जरूरी होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। जैसे बीज है, बीज उगेगा, वो वृद्धि करेगा, तो उसमें पाया जाता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो सेल डिवीजन, एक शब्द याद कर लो, कोशिका विभाजन, ये कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और वृद्धि, दोनों शब्द हम यूज कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जिब्रेलिन, ऑक्सिन हार्मोन, पादप की लंबाई के लिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, पुष्प की वृद्धि, पुष्पीकरण। एवेसिक्स, ये गैसीय हार्मोन है, ये एक तरह से वृद्धि को रोकने का काम करता है, एवेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 15, सीधा क्वेश्चन है, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक का मतलब होता है एक सेकंड में किया गया कार्य, एक सेकंड में किया गया कार्य। प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति P बराबर W/T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड बोल दीजिए, और जूल प्रति सेकंड को ही हम वॉट बोलते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट, शक्ति P बराबर W/T। तो ये यहां पर शक्ति का फॉर्मूला है मेरे भाई। शक्ति P बराबर W/T होता है। शक्ति P बराबर
कार्य कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बल इंटू विस्थापन बटे समय भी हम लिख सकते हैं। कार शक्ति P बराबर W की जगह पर हम mgh लिख सकते हैं, mgh अपॉन टी भी होता है। शक्ति P बराबर V इंटू आई होता है, शक्ति P बराबर B स्क्वायर अपॉन R होता है, शक्ति P बराबर I स्क्वायर इंटू R भी होता है। इतने सारे फॉर्मूले शक्ति ज्ञात करने के हैं। सर ग्रुप डी में रनिंग वाले सर ये फॉर्मूले सब शक्ति ज्ञात करने के हैं। ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मैं डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। एक सीधा क्वेश्चन ये है, जब किसी अपारदर्शी, भैया बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं लगता है ना। अब आप खुद देखो, ये पेपर आपके सामने है भाई साहब, क्वेश्चन यूं ही गलत हो जाते, पता भी नहीं चलता है एग्जाम में। लगता था ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर की आती होते थे ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 20 में से 12 सही। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसकी भाषा को सीखो, उसके ऑप्शनों को देखो और क्वेश्चन वो ही करो जो आपको 100% आता है। नहीं तो मेरा भाई गलत ही गलत होते हैं क्वेश्चन। कल भी क्लास होगी, कल भी पेपर कराऊंगा। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन पर जब मैं प्रकाश डालूंगा तो इसकी ज्यामिति छाया देखते हैं, तो इसके पीछे क्या बनती है, छाया बनती है। इसका कारण क्या है, छाया बनने का रीजन क्या है? नहीं 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 नहीं, प्रकाश का परावर्तन थोड़ी होता है। ओ भाई, परावर्तन का मतलब तो पेन से प्रकाश टकरा के परावर्तन की वजह से नहीं, छाया परावर्तन की वजह से नहीं बनती है। नहीं नहीं, एक लाइन सुनी होगी, कहते प्रकाश जो है ना वो सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है ना एक सरल रेखा में गमन करना चाहता है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करना चाहता है, इसी की वजह से किसी भी वस्तु की छाया बनती है। गई भैंस पानी में, जय हो जय हो। परावर्तन का मतलब तो प्रकाश टकरा के वापस आ गया, परावर्तन का मतलब तो प्रकाश टकरा के वापस आया है। छाया का बनना, कहते कि प्रकाश जो है ना एक सीधी रेखा में गमन करना चाह रहा था, उसको रोक लिया, उसकी वजह से छाया बनती है। लो मेरे भाई लो, ये गई भैंस पानी में। सही है, वक्त है, इसलिए कह रहा हूं चीजों को पढ़ो, सीखो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता जाएगा, कुछ ना कुछ पक्का नया सीखने को मिलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु को मुक्त पतन पर क्या होगा? मेरे भाई ये क्वेश्चन ये है, कोई वस्तु है, जब ये मुक्त पतन में फ्री फॉल में नीचे गिरती है तो क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो समय के साथ उसका वेग बढ़ता है। इस लाइन को याद कर लो, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो समय के साथ वेग में वृद्धि होती है। प्यारे विद्यार्थियों, टकराने से जस्ट पहले इस वस्तु का वेग अधिकतम रहता है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो जैसे जैसे नीचे आई वेग बढ़ता जाता है, 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 क्योंकि यहां पे हमारी पृथ्वी उस वस्तु को क्या कर रही होती है, खींच रही होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विशाल वस्तु का वेग क्या होता जाता है। अरे यार, आपने भी पढ़ा होगा, जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग घटता है, क्योंकि उस पर नीचे क्या लग रहा है, गुरुत्वीय बल लगता है, बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वेग बढ़ेगा। संतुलित करना है भैया, ये क्वेश्चन है ना हर पेपर में चल रहा है, संतुलित करो, संतुलित करो, संतुलित करो, संतुलित करो। कल भी पेपर कराएंगे। मैं आपसे एक मैसेज पूछ रहा था कि बीच बीच में एक एक पेपर ग्रुप डी के भी करा दूं। अगर आपकी इच्छा हो
उससे क्या एक कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा कि ग्रुप डी का कहते 2022 का पेपर बड़ा खतरनाक था। तो अगर आपकी रुचि हो तो मैं बीच बीच में 2022 के पेपर भी एक एक बीच बीच में लगाता जाऊं। ये तो चल ही रहे, ये तो 62 पेपर ये तो करा ही रहा हूं। अगर आपकी इच्छा हो तो बीच बीच में ग्रुप डी के भी दर्शन करा दूं 2022 के। प्यारे विद्यार्थियों, एक समीकरण है, इसको आपको संतुलित अवस्था में देखना है, कुछ नहीं बस देख लो। इधर एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है। इधर सल्फर 3 है, सल्फर 3 है, सल्फर 3 है। इधर भी देखो ये 3 लगा हुआ है सल्फर के आगे, ये 3 3 3 लगा हुआ है ये सल्फर के आगे। इस सल्फर के आगे ये 3 लगा रहा है, यहां 3 सबके आगे लग रहा है। प्लीज चेक करो, सल्फर भी सही है। ऑक्सीजन चेक करो एक बार, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 ऑक्सीजन। इधर देखो इसके आगे एक्चुअली ये जो 3 है ना, ये 3 ये इसी का आगे लग रहा है, ये देखो यहां लग रहा है इसके आगे। तो यहां ऐसे समझ लो, थोड़ी देर के लिए यहां लिख दू 3 को मैं, है ना। तो ये 3 यहां है इस जगह पे। तो 4 तिया 12, ऑक्सीजन भी 12, सही, ऑक्सीजन भी 12 हो गई। बेरियम 3, बेरियम 3, तो देखो ये 3 आगे लग रहा है बेरियम के आगे, बेरियम के आगे 3 लग रहा है, बेरियम हो गए 3। क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, इधर देखो क्लोरीन 3 इंटू 6। तो ए ही ऑप्शन सही है, बी तक क्यों जा रहे हो? ऑप्शन ए ही सही है मेरे भाई, बी क्यों जा रहे हो? क्यों भटक रहे हो? क्या हो रहा है? उल्टा सीधा ठोक रहे हो अपनी मर्जी से उत्तर। सब करा दूंगा, लोको पायलट के करा रहा हूं, ये पेपर है। ऐसे उसको मत देखो आप, ये किसके पेपर है, मैं कह रहा हूं ये 2024 के पेपर है, नए रेलवे के नए पेपर है ये। और बार बार कह रहा हूं पूरा पेपर एनसीईआरटी से है, इसलिए दिमाग से चीज निकाल दो। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, दिमाग से बात निकाल दो कि ये ग्रुप डी का पेपर है। नहीं, मैं बोल रहा हूं ये 1800 क्वेश्चन है जो रेलवे ने पूछे ना एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 19, लाइक कर दो यार, सही कह रहा है। कुछ भाई कहते हैं सर की वीडियो को लाइक कर दो, कर दिया करो। नीलम भी कहती है कर दो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एल्किन का सामान्य सूत्र है? प्यारे विद्यार्थियों, CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है। CnH2n ये एल्कीन का सूत्र है। CnH2n-2 ये एल्काइन का सूत्र है। ये है एल्केन, ये है एल्कीन, ये है एल्काइन। तो यहां पर एल्कीन का पूछा है, ये सेकंड नंबर वाला CnH2n, फर्स्ट वाला ही हो गया ना, फर्स्ट वाला, कहीं गलत नहीं हो जाए। ऑप्शन नंबर ए। अरे एल्किन, एल्किन है ये, ऐसे लिखते हैं अपन, बाकी की ये ऐसे एल्किन, एक ही बात है मेरे भाई। एल्केन थोड़ी है ये, अरे एल्केन थोड़ी है दादा भूतनाथ, तो डिलीट करो, हम लिख रहा है ऑप्शन अनु। एल्केन थोड़ी है, एल्कीन है ये। ओ भैया ये यहाँ 2 है, दो दो थोड़ी आता है ये दादा। जय हो गणेश, जय हो। गई भैंस पानी में। चलो दोस्तों, इस पेपर में 19 ही पेपर थे, क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन फाइनली डिलीट किया था रेलवे ने, तो इस पेपर में मुझे 19 ही क्वेश्चन मिले हैं, वो ढूंढ के मैंने आपको करा दिए हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सभी भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये आज का पेपर नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, मैं करा रहा हूं 2024 के 62 पेपर, और कल भी आपको एक पेपर करा दूंगा। तो जितने भी भाई लाइव आते हैं, थोड़ा सा आपसे निवेदन है, 8 बजे फिक्स, 8 बजे आप क्लास ले लिया करो, 1 घंटे अपना टाइम सेट कर लो। यहां ध्यान दो, एनसीईआरटी के 1800 क्वेश्चन है, नोट कर लो भले आप। चलो, कल भी पेपर होगा, जो मैंने एक क्लास बीच में मिस हो गई थी ना, उसकी पूर्ति कल कर देंगे। कल रविवार है,
लेकिन फिर भी आपके लिए मैं पेपर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा काम है मेहनत करना। जिसको अच्छी लगे, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट बना रहेगा। ऐसे भी नहीं है कि अपना चैनल बहुत पीछे है ना, आपकी दया से लाख सवा लाख बच्चे साइंस पढ़ते हैं, और बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं मेरी तरफ से मेहनत करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल 8 बजे। थैंक यू, धन्यवाद जी। लाइव बैच आज 2 क्लास हुई है लाइव बैच की। जो मेरा साइंस का जो लाइव बैच चल रहा है उसमें आज दूसरी क्लास थी। चाहो तो लाइव ले लो, नहीं तो रिकॉर्डेड ले लो, लेकिन साइंस पढ़ लो एक बार।